हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IRL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो आपके ITI ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैस हैं? तो ये आप लोग का निष्क्रिय गैस है जिसे हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं। ये आप लोग का 18वां ग्रुप का तत्व है जिसे हम लोग मोनो एटॉमिक ग्रुप भी कहते हैं। आगे देखते हैं। दो समतल दर्पण 60 डिग्री के झुकाव पर रखें। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आया फ्रेंड्स तो आप लोग को क्या करना है, 360 डिग्री ऊपर रखना है और बटा में आप लोग को जितना कोण दिया यानी 60 डिग्री। अगर आप लोग को इतना आ गया तो आप डिवाइड कर दीजिए, 6 आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग को सम संख्या है तो आप लोग को 1 घटा देना है। ठीक है, ध्यान रखना, 1 घटाकर आ गया 5। वहीं अगर आपको फ्रेंड्स रहता है यहाँ पर 72 डिग्री तो 360 बटा में 72 डिग्री करते, ठीक है, तो आता आपका डिवाइड करते तो 5 आता। तो आप लोग का ऑड संख्या आएगा तो आप लोग को वही आपका प्रतिबिंब का संख्या हो जाएगा। और जहाँ पर आपका इवन यानी सम संख्या आ गया तो आप लोग को 1 घटा देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, 332 मीटर से अगर अधिक ध्वनि गति हो तो उसे पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों का 1 से लेकर 5 तक। वहीं अगर 5 मैक, आपको पता होगा कि ध्वनि के वेग से अधिक गति को मैक कहते हैं, जिसे 1 से 5 तक रखा जाता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। वहीं अगर 5 मैक से अधिक, अगर बोले कि आप ध्वनि की गति, किसी वायुयान की गति 5 मैक से अधिक है तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक वेव कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाहारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई यानी ध्वनि के मापने की इकाई डेसिबल, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल। अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? तो यह किया था 1984 में। दक्षिण गंगोत्री 1984 में। फिर आपका मैत्री स्थापित हुआ और अभी वर्तमान में मतलब एक लेटेस्ट जुड़ा है भारती। तो यहाँ आपसे पूछा कि अंटार्कटिक में भारत ने अपना कितना वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया? तो 3, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग नीले हरे शैवाल यानी नील हरे शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो यह दिया वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत है। तो आपको पूछा जा सकता है नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, और अस्थि मज्जा में ही RBC का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो बिजली का जो घंटी आता है उसमें धारा का चुंबकीय प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये मैं आप लोगों को बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जो मेरा दोस्त एग्ज़ाम दिया था उसने बताया था इसी तरह के क्वेश्चन आया था, जिसमें आप लोग को साइंस रिलेटेड जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आए थे और जनरल अवेयरनेस में। तो आप लोग वीडियो अच्छा पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसका मैं आप लोग को लगातार फ्रेंड्स कराऊँगा, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं कराऊँगा लगातार। तो आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स देंगे तभी। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? यानी इसका कहने का मतलब दोस्तों कि प्रोटीन किस अम्ल से बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बना होता है, ध्यान रखना है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बना होता है। आगे देखते हैं हम लोग। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन पीटर्सबर्ग, ध्यान रखना, पीटर्सबर्ग में होता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य, ध्यान रखना है। और कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका एक करगा नृत्य भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में आप लोगों को ध्यान रखना है क्या? तो कर्नाटक में सबसे ऊँचा जलप्रपात शरावती, ठीक है, शरावती नदी पर है। कौन सा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कोरापुट वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। सागर माथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सागर माथा के रूप में एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। और आप लोग को भी हाल ही में करंट अफेयर्स अगर पढ़ते होंगे आप लोग तो आप लोगों ने सुना होगा
26 बार, ठीक है, 26 बार एवरेस्ट को फतह करने वाली कौन बनी? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं? तो सेंटोस, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी दोस्तों, जामनगर गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस कंपनी की है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। आगे देखते हैं, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो भारत का मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी और हवाई द्वीप ध्यान रखना कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को ही प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जिसकी राजधानी होनोलुलु है, ध्यान रखना है। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो यह कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और यह कहाँ से? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है फ्रेंड्स मैं आप लोग बता रहा हूँ। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। हीरे के संबंध में कैरेट का क्या अर्थ होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट का अर्थ होता है हीरे का भार। यानी आपसे पूछ दे कि 1 कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम, कितना ग्राम? तो 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम दोस्तों, हीरा में, ध्यान रखना है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिथियम तत्व का रासायनिक संकेत Li, एटॉमिक नंबर 3, ध्यान रखना है। पहला धातु तत्व, आपसे पूछ दे कि पीरियोडिक टेबल में पहला धातु तत्व लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह धातु कहलाता है। आपसे पूछ दे कि धातु तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक जिन भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 3 तक होगा वो आपका धातु होगा। ऐसे तत्व जो धातु अधातु दोनों जैसा आचरण करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु, यानी सेमीकंडक्टर, जिसमें आप लोग आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह का आपका एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगंड यानी ग्वाइटर, जिसे हम लोग घेगा रोग कहते हैं, इसकी बीमारी को रोक के लिए। आयोडीन का एटॉमिक नंबर हो गया 53, ये आप लोग का 17वां ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप का तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्वांटोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वहीं आपका शुक्र बोल दे तो शुक्र में है, शुक्र ग्रह में सूर्य पश्चिम से निकलते क्योंकि वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों में बाष्पोत्सर्जन के निष्कर्षण के लिए। तो ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग के, जो आपके IRL एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो को रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं आप लोग को डेली अभी लगातार इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू लड़ जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।